मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैंने अपने इस YouTube वीडियो का जो थंबनेल रखा है, हो सकता है कि इस थंबनेल को देख करके आपको आश्चर्य हो रहा हो सकता है कि ये थंबनेल आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आप जब मेरे इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं अपने थंबनेल में, वो कहीं ना कहीं वो बात मेरी सही है। मित्रों, कल हमारे देश के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं बीजेपी अपने वोटर्स के साथ में, अपने सपोर्टर्स के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा कर रही है। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो सामान्य वर्ग है, संविधान के हिसाब से जनरल कैटेगरी हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कि वो सवर्ण हैं। हालांकि जब भी मैं ये बात कहता हूं सवर्ण, तो वहां पर एक मैं शब्द इस्तेमाल जरूर करता हूं, कुवर्ण, कि ना तो यहाँ कोई कुवर्ण है ना तो यहाँ कोई सवर्ण है, जो है सब एक बराबर है। लेकिन फिर भी एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एक समाज के वर्ग ने सामान्य वर्ग के लोगों को सवर्ण कहना शुरू किया कि ये सवर्ण है, हम लोग कुवर्ण है। तो ये विक्टिम कार्ड से निकला हुआ शब्द है सवर्ण। चलो, लेकिन ये शब्द स्थापित हो चुका है तो हमारी व्यवस्था है कि हम यही बताएं, आपको यही बोलें। तो सवर्ण जो कि बीजेपी को वोट देते हैं, तो क्या बीजेपी उन सवर्णों की ही पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है? और इसीलिए कल पूरे सोशल मीडिया में काफी ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर के देखने को मिला। और ये गुस्सा इसलिए देखने को मिला क्योंकि कल यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए कुछ नए नियम जारी किए। और जो ये नियमों की श्रृंखला है, इसको एक नियमों कहें, कानून कहें या गजट कहें, इस तरह से इसको लागू किया जा रहा है। और इसका जो नाम है वो रखा गया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन। तो इनका कहना है कि साहब, हम जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, जो कॉलेज की शिक्षा है, जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा है, खासतौर पे वहां पे इक्विटी यानी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो और सभी जातियों में समानता आ जाए, इसके लिए हम एक कानून बना रहे हैं, कुछ नियम बना रहे हैं। और उन नियमों के मुताबिक जो नियम बनाए गए हैं, दरअसल उन्हीं नियमों पर सबसे ज्यादा गुस्सा सवर्ण समाज का हो रहा है। अब देखिए, मैंने आपके सामने वो पूरा जो नियमावली बताई है यूजीसी ने, वो मैंने पूरी की पूरी यहां पे रखी है आपको बस दिखाने के लिए। और मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूं एक बार कि इसमें आपत्ति किस चीज पे है, वो मैं आपको यहां पे एक बार दिखाना चाहता हूं। आप इसको जरा ध्यान से पूरा पढ़िएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बोल रहा हूं ताकि आप भी समझ सकें। लिखा हुआ है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। यानी लिखा हुआ है कि जाति आधारित भेदभाव अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहा है, और वो किसके खिलाफ हो रहा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC। यानी कि ये इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा नियम है, ये बचाव किसका करता है? SC का, ST का, OBC का। जब इसमें आपने कहीं भी लिखा नहीं कि जनरल कैटेगरी, कहीं सामान्य वर्ग लिखा नहीं, लेकिन चूंकि अब सामान्य वर्ग ही बचा, चूंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर कि OBC में मुसलमानों को डाल दिया गया, तो अब सामान्य वर्ग ही बचा इसमें। तो इसका मतलब यह है कि सामान्य वर्ग ही इस बिल का निशाना है। यानी कि अगर कोई भी SC ST OBC जाति का व्यक्ति, अगर उससे मान लीजिए कि बहस हो रही है धुरंधर फिल्म के ऊपर, और मान लीजिए कि किसी सवर्ण लड़के ने उसको धुरंधर फिल्म की इस बहस में तर्कों के आधार पर पराजित कर दिया, तो वो अगला आरोप ये लगा सकता है कि ये जो सवर्ण है, ये जाति के आधार पर हमको प्रताड़ित कर रहा है, इसीलिए अब इसके खिलाफ में ये कानून लागू किया जाए और इसको दंडित किया जाए। यानी अगर देखा जाए तो बहुत सीधे सीधे अर्थों में ये कानून जो है एक तरह से SC ST OBC के हाथ में एक हथियार दिया जा रहा है कि जिससे कि जो सवर्ण समाज के छात्र हैं,
जो कि इस देश के नौनिहाल आगे बनेंगे, जो कि इस देश का फ्यूचर तय करेंगे, उनको कॉलेज में, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाए कि वो बेचारे जो है वो पढ़ भी ना सकें, उनको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से स्टिकेट करा दिया जाए कि देखो तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे ऊपर इस तरह का धारा लगा रहे हैं ताकि तुम जेल चले जाओ और तुम्हारी कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका एक तो इसका मतलब ये निकलता है। इसमें एक नई बात ये जोड़ी गई है कि इससे पहले भी एक SC/ST एक्ट आप जानते हैं देश के अंदर है, मौजूद पहले से है, और उसमें OBC शामिल नहीं है। जबकि जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो ये SC/ST एक्ट का जो उपयोग है ये हथियार की तरह से, ये OBC वर्ग पे ही लगता है, यादवों पर खासकर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसमें संरक्षण दिया गया OBC को भी, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ करके सामान्य वर्ग के लोगों की गर्दन दबाने का, उनकी सर पर एक कानून की तलवार लटकाने का काम क्या मोदी सरकार कर रही है। दूसरा पॉइंट देखिए यहां पे, जो मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण समझने का है। इसमें लिखा हुआ है कि यहां पे देखिएगा, लिखा है भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसे कोई, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इनमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध, पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा के समान व्यवहार को निष्प्रभावी अक्षम करना, विशेष रूप से हितधारक या हितधारकों के ऐसी शर्त लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। अब इसमें एक लाइन जुड़ेगी लास्ट में कि मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। अब इसकी इतनी व्यापक परिभाषा दे दी गई है कि यह सिर्फ जाति के आधार पर सीमित नहीं रह गया है, इसमें मानवीय गरिमा की बात भी आ गई, यानी कि फिर इसमें कुछ भी आपको कहा जा सकता है। तो ये जो है, इसमें एक और बड़ी बात है कि जैसे अब तक क्या था कि SC/ST एक्ट में और ये जो आ रहा है, इसमें फर्क क्या है। SC/ST एक्ट में या SC/ST कानून में अगर देखा जाए तो उसमें कोई ऐसी टीम का प्रावधान नहीं है जो कि घूम घूम करके समाज में चेक करती रहे, सूंघता रहे, कुत्ते की तरह से सूंघते रहे कि आखिर कहां पर जो है वो SC/ST के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन यहां पर बाकायदा एक इक्विटी सेल गठित की जाएगी, एक टीम गठित की जाएगी जो कि ये देखेगी कि कैंपस में, यूनिवर्सिटी में कहां कहां पर जो है वो शोषण हो रहा है, यानी वो पूरी एक घूम घूम करके एक दहशत का केंद्र बन जाएगी पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। बड़ी समस्या वाली जो बात है वो तो ये है कि किस तरह से ये जो पूरा एक नियम था या कानून था, ये UPA के जमाने में उतना सख्त नहीं था, लेकिन ये NDA के जमाने में इसको सख्त बना दिया गया। UPA के जमाने में क्या था कि कानून तो ऐसा कुछ था, लेकिन उसमें कुछ एक दंड का प्रावधान था कि अगर कोई झूठी शिकायत लेकर के जाता है, अगर कोई SC/ST का छात्र, पहले उसमें OBC शामिल नहीं था, जो UPA सरकार लाई थी 2012 में, उसमें पहले OBC शामिल नहीं था। अब जो है इसमें OBC को शामिल कर लिया गया मोदी राज में। और दूसरा ये फर्क इसमें है कि उस वक्त उसमें एक दंड का प्रावधान रखा गया था कि अगर कोई SC/ST OBC का या SC/ST का कोई छात्र अगर किसी दूसरे छात्र पर अगर झूठा आरोप लगाता है तो उसको अर्थदंड या फिर उसको एक फाइन, जुर्माना या उसको एक सजा मिल सकती है। लेकिन जो नया वाला कानून आया है, इसमें पूरी तरह से इसको हटा लिया गया है, यानी कहा गया है कि वो कुछ भी शिकायत करे, झूठी भी शिकायत करे तो भी उनके ऊपर कोई दंड नहीं लगेगा। इस तरह से ये जो 2012 में UPA सरकार जो एक वेपन लेके आई थी जिसकी धार उतनी नहीं थी, इसको अब मोदी राज में और धारदार बना दिया गया है। ये एक धारदार तलवार की तरह से हो गई है जो कि सवर्णों के सिर पर हमेशा लटकती रहेगी। अभी तक तो जो लोग बड़े थे, मान लीजिए वरिष्ठ लोग हैं, माँ बाप जिनके ऊपर SC/ST एक्ट की तलवार लटकती थी, अब SC/ST एक्ट की तलवार तो झेल ही रहे हैं,
अब इसके बाद जो है एक नया ये आ गया है कि अब हमारे बच्चे भी, उनके ऊपर भी SC/ST एक्ट लग सकता है। यानी अभी तक माँ बाप जो है अपने आप को बचाते थे, अपने बच्चों को बचाने के लिए भी परेशान रहेंगे कि बच्चे भी बच जाए हमारे किस तरह से। ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर सामान्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को कॉलेज में जाना ही बंद करा देंगे। खासकर ऐसी स्थिति में लड़कियों का क्या होगा? जो सामान्य श्रेणी की लड़कियां हैं उनके ऊपर भी किसी तरह का भी आरोप लगाकर उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, फिर तो उनका दहेज शोषण हो सकता है। तो इसको लेकर समाज में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। लेकिन इस पूरे मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरह से रोहित वेमुला के नाम पे एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया, एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। और इसके बाद फिर हिंदुओं को बांटने का जो काम यूपीए कर रही है, उसी काम को अब मोदी सरकार और आगे बढ़ा रही है। देखिए, हमने अभी तक आपसे जो कुछ भी इतनी बातें कही, ऐसा नहीं कि हम ओबीसी SC/ST के खिलाफ हैं। हम तो ये मानते हैं ना कि हिंदू धर्म एक है और सब एक साथ होकर के रहें, सब समानता के साथ में रहें। लेकिन अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो एक तरफ तो गजवाई हिंद की तलवार लटक रही है। अब आदमी जो है वो गजवाई हिंद की तलवार से लड़े कि SC/ST एक्ट और इस तरह के जो तमाम हिंदू धर्म को बांटने के कानून आ रहे हैं कि आपस में लड़े। पहले आपस में लड़ ले कि इनसे लड़ ले, किससे लड़े? तो हिंदुओं को किंग कर्तव्य विमूढ़ करने के लिए कि वो क्या करें क्या ना करें की स्थिति पैदा हो जाए, इसके लिए मोदी सरकार ये सब काम कर रही है। ये सब मोदी सरकार के राज्य में ये सब हो रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पूरे मामले के गहराई में जाना चाहता हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा देर और 10 मिनट के लिए जुड़े रहें हमारे इस वीडियो के साथ। देखिए, ये जो पूरा एक विचार है, ये जो पूरी व्यवस्था है, ये साल 2012 में यूपीए ने इसको शुरू किया। सबसे पहले यूपीए ही इसको लेकर के लाई एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन रूल्स के तहत प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2012, और इसका भी मकसद वही था। बाद में 2016 में रोहित वेमुला कांड हो गया। रोहित वेमुला ने, जो कि हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक PhD छात्र था, उसने आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड लेटर लिखा। अब इस पूरे मामले को, जबकि तेलंगाना में उस वक्त तो सरकार भी बीजेपी की नहीं थी, कोई बीजेपी से लेना देना था नहीं ना, इस मामले में जो आरोपी थे वो भी मुख्य तौर पे सामान्य वर्ग से आते थे, ये भी नहीं था। लेकिन इसके बाद भी इस पूरे मामले को इस तरह से प्रोपेगेंडा बनाया गया कि पूरे देश के अंदर इस तरह के एक ड्रैकोनियन लॉ को लागू करने का आधार बनाया गया। साल 2016 में जब ये रोहित वेमुला कांड हुआ तो रोहित वेमुला की जो मां थी वो सुप्रीम कोर्ट गई और उसने ये कहा कि साल 2012 के जो कानून यूपी सरकार ने बनाए हैं वो प्रभावी नहीं है। इसके बाद फिर साल 2024, उसके बाद फिर जो है साल 2024-25 में बड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को इस मामले में, और ये कहा कि भैया आपके कानून किसी योग्य नहीं है, क्या कर रहे हैं आप। तो फिर क्या किया, इसके बाद फिर 2025 में ही यूजीसी एक ड्राफ्ट लेकर के आई, और इस ड्राफ्ट में तब ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन फिर कुछ ओबीसी नेताओं ने विरोध कर दिया कि इसमें ओबीसी को शामिल किया जाए, तो उन्होंने डर के मारे तुरंत ओबीसी को शामिल कर लिया, इसमें ओबीसी को संरक्षण दे दिया। आर्थिक दंड, इसमें जो दंड का प्रावधान था पहले यूपीए समय में कि अगर आप गलत लगाते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, वो भी हटा लिया गया इसमें से। इस तरह से ये पूरी एक तलवार की तरह से बन गया। लेकिन जिस रोहित वेमुला कांड के नाम पर ये सब कुछ, जिस रोहित वेमुला कांड के नाम पर ये सब कुछ किया गया अनाचार, इस हत्यारे कानून को जिस तरह लागू किया जाएगा, तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो रोहित वेमुला का कांड हुआ, उस रोहित वेमुला के कांड में जो मुख्य आरोपी था, जिसका नाम था, जो कि एबीवीपी के अध्यक्ष थे, नंदनम सुशील कुमार, वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। बंगारू दत्तात्रेय जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे मोदी सरकार में, उन्होंने लेटर लिखा था कि भाई इन छात्रों पर कार्रवाई की जाए, ये जो रोहित वेमुला एंड कंपनी, तो वो भी बंगारू दत्तात्रेय भी ओबीसी से आते हैं। इसका तो सामान्य वर्ग से कोई लेना देना था ही नहीं रोहित वेमुला कांड का।
और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में है वो ये है कि ये मामला आखिर शुरू कैसे हुआ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक फिल्म को लेकर के कुछ कार्यक्रम हुआ। याकूब मेनन की फांसी को लेकर के कोई फिल्म दिखाई जानी थी और इस फिल्म को लेकर के एबीवीपी और एक कोई अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के जो छात्र थे उनके बीच में कुछ झड़प हो गई या उनके बीच में कुछ विवाद हुआ। उस विवाद के बाद में एक फैसला लेना पड़ा और जो वीसी थे उन्होंने कहा कि इन छात्रों को जिन्होंने कि ये सब भी किया, बवाल किया, इन सबको हम यहाँ से हटा देंगे, रेस्टिकेट कर देंगे। उनका जो वजीफा था वो भी रोक दिया गया। अब यहां पर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रोहित वेमुला एंड कंपनी थी ये किसके साथ में खड़ी थी भाई? ये याकूब मेनन के साथ में खड़ी थी। यानी कि आप जो है वो जेएनयू के कैंपस में खड़े होकर के ढपली बजाकर नारा लगाइए कि जो है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इस तरह के आप नारे लगाएंगे, इस तरह से आप वहां पे खुल करके आप पोस्टरबाजी करेंगे। और अगर ब्राह्मण या अगर जो भी आप कहते हैं सवर्ण, अगर वो आपके खिलाफ कुछ बोल दे तो उसके ऊपर तो फिर SC/ST और OBC एक्ट लगा दो, उसके ऊपर SC/ST OBC एक्ट लगा दो और वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो जेएनयू जैसी संस्थाओं में होगा जहां पर कि इस तरह के वामपंथी संगठन बिल्कुल जड़े जमा कर बैठे हैं। ये सब राजनीति की जाएगी इसमें और जो बच्चे होंगे उनके भविष्य को इस पर दांव में लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद रोहित वेमुला ने जो सुसाइड लेटर लिखा उसमें उसने ये कहा कि मेरा जन्म ही एक दुर्घटना है और मैं बचपन से ही अकेलेपन का शिकार रहा, कभी उससे उबर नहीं पाया। उसकी चिट्ठी को पढ़ने पे लगता है कि वो खुद एक मानसिक अवसाद का शिकार था। उसने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि मेरी आत्महत्या के लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और इसी आधार पर जो तेलंगाना की पुलिस की तरफ से जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, क्योंकि उसमें बरी करने का आधार जो था वो रोहित वेमुला की चिट्ठी ही बनी थी, सुसाइड लेटर ही बना था। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं एक दो छोटे मोटे मामले को लेकर के पूरे देश के अंदर एक वितंडा खड़ा करके, बवाल खड़ा करके, और बड़े आश्चर्य की बात है कि कहीं कोई ऐसी मांग भी तो नहीं थी जैसे ओबीसी लोग सड़क पर आकर मांग कर रहे हो कहीं कि हमारा शोषण हो रहा है। यादवों का कोई शोषण कर सकता है क्या? गुर्जरों का, जाटों का कोई शोषण कर सकता है क्या? आपको लगता है क्या ऐसा? ये दबंग जातियां हैं भाई, हिंदुस्तान की लड़ाकू जातियां हैं। लेकिन इन ओबीसी, कहीं किसी ओबीसी ने आवाज नहीं बुलंद की, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कहीं किसी ने कहा नहीं कि हमको शामिल करो इसमें, तब भी इसमें शामिल कर लिया गया। कहीं कोई ऐसा नहीं था कि कोई दलित छात्र या दलितों की भीड़ कहीं प्रोटेस्ट कर रही हो कि हमको, कि हमारे लिए ऐसा लेकर के आओ कि हमको इसमें कोई दंड ना मिले, हम जिसको चाहे उसका आरोप लगा सकें, ऐसा भी कहीं नहीं था। तो फिर आखिर हमारे जो महामानव हैं मोदी जी, जो ऑपरेशन सिंदूर को बता रहे हैं कि अभी भी चल रहा है और पाकिस्तान आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी हमले भी करता रहता है, जैसे मोहम्मद का भी हमला हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्लास्ट, वो भी करता रहता है, और ये भी हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल भी रहा है। याद कीजिए, मैं कितनी बार हम तो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री ना रहने के बाद जब सेनापति बदल जाए अपना, तब समीक्षा करें इनकी, लेकिन ऐसा लगता है कि समीक्षा करने पर मजबूरी कर देंगे। ज्ञानवापी में अभी भी महादेव का शिवलिंग वैसे ही वजूखाने में पड़ा हुआ है। हिंदुत्व के मुद्दे पर डमरू बजाना है, तिलक लगाना है, त्रिपुर लगा के घूमना है, और क्या है? और क्या है? और क्या किया आपने हिंदुत्व के लिए भाई? तो अगर ऐसी ही स्थिति लगातार बनी रही तो वो पूरा समाज जो कि हिंदुत्व को लेकर के एग्रेसिव है, जो कि इस देश के ऊपर आसन्न खतरे को महसूस करता है, गजवा हिंद के, जो कि बीजेपी को इसीलिए वोट करता है,
बीजेपी को वोट इसलिए करता है कि भैया तुम जिहादियों को ठीक करो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हिंदुओं, इनकी जो तलवार है वो तो उल्टा हिंदुओं की गर्दन काट रही है। बीजेपी हमेशा अपने सपोर्टर, अपने वोटर को ही खत्म करती है। तो ये सब अगर ऐसा चलता रहेगा जिस तरह मोहन यादव की सरकार में हो रहा है, वहां पे जो है अंबेडकर और फलाने मनुस्मृति के नाम पर किस तरह अनिल मिश्रा को जेल में डाल दिया गया, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब तमाम जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सीधे सीधे आप कट जाएंगे बीजेपी से, और इसके बाद बीजेपी का वही हाल होगा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ। और अरुण शौरी ने बहुत पहले एक बार ये कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत फर्क नहीं है, बीजेपी बस कांग्रेस विद काऊ है। कहीं ना कहीं ये बात आज सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि हमें हमारी जो आकांक्षाएं थी, जो हमारी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, जिस तरह पूरे युद्ध को रोक दिया गया, आज नेहा सिंह राठौर वो गाना गाती नाचती रहती है कि सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी करती रहती है। तो इस तरह से समाज को तोड़ा जाएगा तो इसका विरोध होना चाहिए। मैं कहूंगा कि सभी जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो इसका विरोध करें, और इसके अलावा जो और भी जनरल के अलावा जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े हों। हिंदू समाज को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी अकेले हमारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको साथ आना चाहिए। नमस्कार।